afternoon everyone. Welcome to SRS IAS and Law Academy. अपने लास्ट लेक्चर में हमने कॉमन इंटेंशन काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया था और ऑलमोस्ट ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि हम ये जो कॉमन इंटेंशन है इसे प्रूव कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम कॉमन इंटेंशन को सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ प्रूव करेंगे। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। वो चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, लिखवाई नहीं थी, तो आप उनको एक एक पॉइंट करके लिख लो। क्वेश्चन फ्रेम करो, हाउ विल यू डिड्यूस कॉमन इंटेंशन। ये आपकी नॉलेज के लिए भी है और प्रोपोजिशंस सॉल्व करने के लिए भी आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये काम आएंगे। ठीक है, हाउ विल यू डिड्यूस कॉमन इंटेंशन। आंसर लिखो, circumstantial evidence. From the circumstantial evidence, we can deduce that common intention was there or not. कैसे डिड्यूस कर सकते हैं उसके एक एक पॉइंट्स लिखते जाओ। What was the behavior of the accused before the offense? तो ऑफेंस कमिट करने से पहले एक्यूज्ड का क्या बिहेवियर था। व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द एक्यूज्ड आफ्टर द ऑफेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हाट वर दे अटरिंग ड्यूरिंग द ऑफेंस। वो लोग क्या बातचीत कर रहे थे ऑफेंस कमिट करते टाइम। व्हाट वाज द चॉइस ऑफ वेपन्स दे वर कैरिंग। किस तरह के वेपन्स वो लेकर आए थे। अगर वेपन्स भी एक ही तरह के लेके आए हों तो भी वहां से भी पता चल जाता है कि कॉमन इंटेंशन बनाकर आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, वेपन्स किस तरीके से कि जैसे गन्स लेकर आए हैं सभी जने, या फिर सब जने तलवार लेकर आए हैं, शार्प एज्ड वेपन्स लेकर आए हैं, नाइव्स लेकर आए हैं, तो उस चीज़ से पता चल जाता है कि ये लोग इस चीज़ की प्लानिंग करके लेके आए थे। अगला पॉइंट लिखो, द नेचर ऑफ इंजरीज। जो विक्टिम्स को जिस तरीके की इंजरीज होती हैं, क्या उन्हें सिर्फ मारने की इंटेंशन से आए थे या कत्ल करने की इंटेंशन से आए थे, तो वो भी इंजरीज से पता चल जाता है। व्हाट वाज द रोल एवरीवन प्लेइंग। तो कौन क्या रोल प्ले कर रहा था। क्या कोई सिर्फ दरवाजे पर खड़ा हुआ था, क्या वो प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आए हुए थे कि एक जना दूसरे जने की मदद कर रहा है, एक जना दरवाजे पर खड़ा हुआ है किसी को रोक के, कोई आ तो नहीं रहा देखने के लिए, या एक जने ने मुंह बंद किया हुआ है, या बाकी जनों को पकड़ा हुआ है और एक जना उनको मार रहा है। इस तरीके से हर एक का रोल भी हमें बता देता है कि वो कॉमन इंटेंशन से आए हैं या नहीं। द मैनर, नेक्स्ट पॉइंट, द मैनर इन विच द एक्यूज्ड अराइव। तो एक्यूज्ड किस तरीके से आए थे, एक साथ आए थे या एक एक करके आए थे, या किसी ने बाद में ज्वाइन किया, जिसने बाद में ज्वाइन किया वो उनको जानता था या नहीं जानता था। तो उससे भी पता चल जाएगा कि वो जो लास्ट में पर्सन आया था उसकी कॉमन इंटेंशन है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मैनर इन विच दे हैव माउंटेड द अटैक। तो क्या वो जो अटैक था वो उन्होंने एकदम से अटैक किया, या फिर उन लोगों ने जैसे वो प्लान करके आए थे उस तरीके से अटैक किया। ठीक है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि कॉमन इंटेंशन वो ऑलरेडी बनाकर आए हुए थे या मौके पर बनी, या कॉमन इंटेंशन थी ही नहीं। द नेचर ऑफ इंजरीज विच दे कॉज्ड, बैकग्राउंड ऑफ द इंसिडेंट, डेक्लरेशंस बाय द एक्यूज्ड। जो एक्यूज जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं या एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि उसे भागने ना देना, तुम उसे पकड़ के रखो, मैं इसे मारता हूँ, इस तरीके की बातें। ठीक है, वहाँ इन सब चीज़ों से हमें ये सारे जितने भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं इनसे हमें पता चल जाता है कि कॉमन इंटेंशन थी इनकी या नहीं थी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बलराम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस लिखवा दिया था। आई थिंक PRM राव का केस भी हमने कर लिया था। अगर हमने ये केस नहीं किया तो मैं रिपीट कर रही हूँ, PRM राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2004 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा है, वी हैव टू गो इनटू द intricacies of the case
deduce that common intention was there or not. A court can very easily fall into a trap of suspicion, surmises. That's why Supreme Court has given a warning or caution. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट बहुत जल्दी सस्पिशन और सरमाइसिस के जाल में फंस सकती है। कोर्ट ऐसा सोच सकती है कि ऐसा हुआ था तो ऐसा ही हुआ होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो कोर्ट को इसीलिए इन सस्पिशंस और सरमाइसिस में ना फंसते हुए उनको इंट्रिकेसीज ऑफ द केस में जाना है, केस की बारीकियों में जाना है, ताकि ये डिड्यूस किया जा सके कि कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट केस लिखो, इद्रिस भाई दाऊद भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2005 सुप्रीम कोर्ट। ऑल इन्फ्रेंसेस, इस केस में क्या हेल्प किया गया है, ऑल इन्फ्रेंसेस बाय द कोर्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन incriminating facts which are established by the prosecution beyond reasonable doubt and not on the basis of bare suspicions, conjectures और surmises। तो जितने भी कोर्ट ने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं वो इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं केस के, उनको देखते हुए ड्रॉ करने हैं, ठीक है, जो कि प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस्टेब्लिश किए। जितने भी फैक्ट्स प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस्टेब्लिश कर चुकी है, कोर्ट ने सिर्फ उन पर ध्यान देना है। जितने भी सस्पिशन, सरमाइसिस, कंजेक्चर्स कोर्ट के सामने आते हैं उन पर कोर्ट ने ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब हमने सर्कमस्टांशियल एविडेंस से देख लिया कि कॉमन इंटेंशन जो है वो हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस से निकाल सकते हैं। अब लॉ ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। सो सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज द बेस ऑफ डिटरमिनिंग कॉमन इंटेंशन। इसके आगे लिखो लॉ ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो लॉ ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या कहता है, दैट द चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस मस्ट बी सो कंप्लीट as to leave no room for any doubt except for the hypothesis of the guilt of the accused। तो लॉ ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या कहता है कि जब भी हमने सर्कमस्टांशियल एविडेंस का सहारा लेना है, जब भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस से हम किसी केस को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमने ये देखना है कि जितनी भी सर्कमस्टांसेस की चेन है वो कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि हम अगर सर्कमस्टांसेस के को ध्यान में रखते हुए अपना केस डिसाइड कर रहे हैं तो एक सर्कमस्टांस दूसरे सर्कमस्टांस के साथ मैच ना कर रहा हो, यहाँ पर ब्रेकेज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस ऐसी कंप्लीट होनी चाहिए कि एक के बाद एक सारे फैक्ट्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हो कि हम ये बिलीव कर सके कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही हुई होगी, ठीक है। तो जब ये चेन ऑफ सर्कमस्टांस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तब हम इस सर्कमस्टांशियल एविडेंस को मानते हुए अपनी जो जजमेंट है उस पर बेस्ड दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब कॉमन इंटेंशन के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख ली कि कहाँ कॉमन इंटेंशन हो सकती है, ठीक है। अब देखो कौन से फैक्ट्स में, कौन से एग्जांपल्स में, इलस्ट्रेशंस में कॉमन इंटेंशन नहीं हो सकती। एग्जांपल लिखो, A, B and C make a common intention to beat D। तो वो D को A, B, C चाहते हैं कि हम D को मारेंगे, ठीक है, मारपीट करना चाहते हैं ये D के साथ। लेकिन ये जो C है, C हैज अ पर्सनल ग्रज अगेंस्ट D। अब A, B, C ये इस इंटेंशन के साथ गए थे कि ये D को मारेंगे, लेकिन C का D के साथ कोई पर्सनल ग्रज था, तो C क्या करता है, D को वहां पर जाकर स्टैब कर देता है, ठीक है, ये इसको चाकू मार देता है।
और डी मर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल नहीं थी, कहाँ तक थी कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल? डी को बीट करने तक, ठीक है। तो वहां तक हम इनको अगर लाइबल, अगर इनको सबको लाइबल बनाएंगे तो सिर्फ इनको ग्रीवियस हर्ट में या हर्ट में जिस भी तरीके की से डी को इंजरीज हुई होंगी उस वहां तक ही इनकी लाइबिलिटी होगी, ए बी और सी की। लेकिन सी ने क्योंकि डी की डेथ कॉज की तो सी को अकेले को इसका मर्डर करने के लिए भी लाइबल ठहराया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लो, ए बी सी मेक अ कॉमन इंटेंशन to beat D. C has a personal grudge against D. A, B, C started beating D. C stabbed him in his heart and D died. Common intention of all is not there. A and B, अब इनकी लाइबिलिटी देखो क्या होगी। A and B कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर अंडर सेक्शन 323 IPC, बट C अलोन विल बी लाइबल फॉर 302। अब यहाँ पर देखो A, B और C तीनों पर ही 34 तो लगेगा ही, कॉमन इंटेंशन थी। प्लस इनकी जो कॉमन इंटेंशन थी, अब मैंने कहा था ना कि 34 जो है वो सेक्शन 34 जो है कॉमन इंटेंशन, ये सिर्फ एक प्रिंसिपल है। हम सिर्फ इतना ही पता लगा सकते हैं कि कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी। लेकिन ऑफेंस, अब ये ऑफेंस नहीं है तो इनका ऑफेंस कहाँ कवर्ड होगा? 323 में। तो इन पर ये दोनों सेक्शंस लगेंगे, 323 रेड विद 34 IPC, ठीक है। लेकिन अब ये जो C है इस पर इनके अलावा इस पर 302 भी लगेगा, ठीक है। तो C की लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। A और B क्योंकि उसे मारने के इंटेंशन से नहीं गए थे, इसलिए A और B 302 में लाइबल नहीं हो सकते, ठीक है। केस लिखो, कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। है 1954 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि कुछ लेबर्स थे जो फील्ड्स में काम कर रहे थे। लेबर है, दो फील्ड्स हैं ए और बी के, ठीक है। ए के भी फील्ड में लेबर्स काम कर रहे हैं और ये दोनों जो फील्ड्स हैं ना ये एडजेसेंट है, एक दूसरे के साथ है, ठीक है। ए के भी लेबर्स काम कर रहे हैं और बी के भी लेबर्स काम कर रहे हैं। अब ये जो ए और बी हैं दोनों एनिमीज हैं। बी ने ए के लेबर को खरीद लिया, ठीक है। इसी चीज पर ए और बी की लड़ाई हो जाती है, ठीक है। लड़ाई फिलहाल तो वर्बल ही लड़ाई थी, बट वर्बल होते होते ए क्या करता है, एक तलवार लेके बी के पीछे भागता है, ठीक है। बी जो है वो अपने फील्ड्स की तरफ भाग रहा होता है और ए के दो और ब्रदर्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सपोज ए के ब्रदर्स हैं एक्स और वाई। तो अब जब बी भाग रहा है ना, ए एक्स और वाई को आवाज लगाता है कि बी को पकड़ो, बी को रोको, ठीक है। इनको नहीं पता है कि ए और बी के बीच में क्या हुआ है। ये जब इनका भाई इनको आवाज लगा रहा है कि बी को रोको तो ये बी को रोक लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो रोकते हैं तो वैसे ही ए जो शार्प एज्ड वेपन लेकर बी के पीछे भाग रहा था, उस शार्प एज्ड वेपन से बी को मार देता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्प किया जब इनकी लाइबिलिटी की बात आई एक्स और वाई की, कि क्या ये लाइबल हैं, क्या इनकी कॉमन इंटेंशन थी ए के साथ बी को मारने की या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में, कृपाल सिंह के केस में, दैट ये जो एक्स एंड वाई हैं दे हैड नो कॉमन इंटेंशन टू किल बी। ए जस्ट आस्क्ड देम टू स्टॉप बी एंड दे डिड द सेम। अब इनके भाई ने बी को रोकने के लिए कहा है, इन्होंने सिर्फ उतनी सी बात मानकर बी को रोक लिया। इनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, इनको पता भी नहीं था कि ए जो है
वो बी को मार देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए की लायबिलिटी हो जाएगी मर्डर की, और उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है इनकी, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या, फैक्ट्स अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया वो लिख लो। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट X and Y had no common intention to kill B. A just asked them to stop B. They did the same. So A is liable for murder and X and Y are not liable for murder because common intention for murder was not formed. तो कॉमन इंटेंशन नहीं बनी, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुई। ए जिस चीज के लिए भाग रहा था बी के पीछे, बी को मारने के लिए, तो एक्स और वाई ने उसी तरीके से अपनी इंटेंशन नहीं बनाई, ठीक है। तो इन पर कॉमन इंटेंशन भी नहीं लग सकती। एक और केस लिखो, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1955 सुप्रीम कोर्ट। अब केसेस के फैक्ट्स देखना कैसे बारीक बारीक चीज़ों से चीज़ें डिफर करती हैं और कैसे इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन हम एक जगह पर लगा देते हैं और एक जगह पर नहीं लगाते, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था कि ए और बी हैं, ये एक्स को मारने के लिए आए, ठीक है। ए बी का भाई है, एक्स को मारने के लिए आए। ए ने एक्स को शार्प एज्ड वेपन से मार दिया, और बी वहां पर सिर्फ खड़ा हुआ था, ठीक है। ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, द फैक्ट, इस केस के भी आप फैक्ट्स अपने उसमें लिख लेना, अपनी लैंग्वेज में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, दैट द फैक्ट that B had come with A. When A killed B, he was standing with him. We can deduce that common intention was there. तो देखो इस केस में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कॉमन इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कॉमन इंटेंशन थी। फर्क क्या है दोनों केसेस में, यहां पर सिर्फ ए और बी के बीच की लड़ाई थी, ठीक है। ए बी के पीछे भाग रहा है, एक्स और वाई तो दूर खड़े हैं, इनको पता भी नहीं है कि मामला है क्या। सिर्फ ए ने आवाज लगाई कि बी को रोको, बी को रोको, एक्स और वाई ने बी को रोक लिया। इनको नहीं पता था कि ए बी को मारने जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक्स और वाई की कॉमन इंटेंशन नहीं गिनी गई। लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों इकट्ठे आए थे एक्स को मारने के लिए, ठीक है। दोनों इकट्ठे आए थे, यहीं से हम डिड्यूस कर सकते हैं कि जो बी था वो ए के साथ कॉमन इंटेंशन बनाकर ही आया था कि हम एक्स को मारेंगे, ठीक है। भले ही मारा सिर्फ ए ने, बी वहां पर सिर्फ साइड पे ही खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इसके साथ कॉमन इंटेंशन बनाकर आया था तो कॉमन इंटेंशन तो बन गई थी, मीटिंग ऑफ माइंड्स तो थी, ठीक है। एक और केस लिखो, पचेरू सिंह। पचेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1956 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि एक ऐसी कास्ट का था जिससे कि जो बाकी की कास्ट हैं वो खार खाती थी, ठीक है, उनके साथ बनती नहीं थी। तो ए क्या करता है कि विलेज से पानी लेने लगता है, तो बी सी डी और ई, ये ए है डिफरेंट कास्ट का, ठीक है, और बाकी की जो लोग हैं बी सी डी ई, ये इसको रोकते हैं। ये वेल से पानी लेने लगता है तो दे रिस्ट्रेन्ड हिम, ठीक है, कि आप उस कुएं से पानी नहीं ले सकते।
तो इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है। अब ये जो बी, सी, डी और ई है, ठीक है, ये चारों, ये क्या करते हैं कि ए को मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ए यहां से भाग जाता है। अब चार इनमें से जो थे, इन चारों, ये चारों इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। पांच किलोमीटर तक वो फॉलो करते हैं और उसके बाद इसे अटैक कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से देखा जा सकता है कि कॉमन इंटेंशन थी। 5 किलोमीटर तक वो उसके पीछे भाग रहे हैं, तो अगर कॉमन इंटेंशन नहीं होती तो या तो ये पीछे हट जाता, ठीक है, या ये पीछे हट जाता, या ये पीछे हट जाता, या थक के जाते, 5 किलोमीटर तक उसके दूर भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके पीछे भाग रहे हैं और 5 किलोमीटर तक भाग रहे हैं, फिर उसके बाद जाकर उसे अटैक करते हैं। तो यहाँ से कॉमन इंटेंशन हम डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कि सबके सभी भागे जा रहे हैं उसके पीछे। तो मतलब इन्होंने अपना माइंड बना लिया, मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ से ही पता चल जाता है कि उनकी कॉमन इंटेंशन थी। अब महबूब शाह का हमने केस किया था, वहाँ पर जब हमने देखा था कि जो दो भाई थे वो टॉप हिल पर थे और दो भाई इकट्ठे भागे थे, ठीक है। वहाँ पर उनके पास टाइम नहीं था इतना, जो एक्स और वाई ब्रदर्स थे, सपोज ए और बी की लड़ाई हो रही थी, तो एक्स और वाई जो टॉप हिल पर थे, हिल टॉप पर थे, ठीक है, ये अचानक से भागे थे। अब ये भी एक ही आवाज सुन के भागा था, ये भी एक ही आवाज सुन के भागा था, और वहां पर जाकर जो भी गोलियां चली, तो ये यहाँ से कॉमन इंटेंशन बनाकर नहीं गए थे कि हम वहां पर जाकर अटैक करेंगे, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर एक साथ उसे अटैक करने के लिए ही भाग रहे हैं, ठीक है। इसको फॉलो करे जा रहे हैं, 5 किलोमीटर तक फॉलो कर रहे हैं, तो वहां से ही हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से पता चल जाता है कि इनकी कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 34 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने 4 हेड्स पढ़े थे, जिसमें हमने कॉमन इंटेंशन, एक मैंने कहा था ना कि आपको 4 हेड्स बना लो, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, अबैटमेंट और कॉन्स्पिरेसी, जहां पर हम मेंस रिया देखेंगे, ठीक है। तो इसी कॉमन इंटेंशन में हमने जब सेक्शन 34 कंप्लीट किया ना, तो सेक्शन 34 अकेला नहीं पढ़ना कभी भी, ठीक है। सेक्शन 34 पढ़ के छोड़ नहीं देना। इसके साथ ही हम सेक्शन 35 पढ़ेंगे, 36 पढ़ेंगे, 37 पढ़ेंगे और 38 पढ़ेंगे, ठीक है। और देखेंगे कैसे छोटी छोटी बारीकियों से ये जो सेक्शंस हैं एक दूसरे से डिफर करते हैं, और कौन से, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहां पर आपको एक एक से, क्योंकि ये सेक्शंस भी एक एक से हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे का पार्ट है, तो वहां पर आपको अगर ऑप्शंस आ जाए ना 34 भी और 37 भी, या 34 के साथ 36 आ जाए, तो वहां पर आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि हमने हर जगह पर कॉमन इंटेंशन देख के बस 34 को टिक नहीं कर देना, ठीक है। ये सेक्शंस क्या कहते हैं, क्या वो हमारा आंसर इनमें से किसी सेक्शन में तो फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि ये सेक्शंस हमें स्पेसिफिकली दिए गए हैं। तो इसलिए जहां पर कॉमन इंटेंशन हो भी, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हो कि वो किसी इनमें से किसी सेक्शन में फॉल कर रहे हो, तब हमने 34 को टिक नहीं करना, वो जो पर्टिकुलर सेक्शन होगा उसको टिक करना है, ठीक है। तो इसलिए इन सेक्शंस को भी ध्यान से पढ़ना। तो वो अपने बेयर एक्ट पर सेक्शन 35 निकालो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो। सेक्शन 35 क्या कहता है, व्हेन सच एन एक्ट
is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, criminal knowledge और intention को अंडरलाइन करो. यहाँ नॉलेज की भी बात की गई है और इंटेंशन की भी बात की गई है. ठीक है, तो हमने वॉलंटरी की डेफिनेशन में क्या देखा था? वॉलंटरी क्या इंक्लूड करता है? नॉलेज भी और इंटेंशन भी और रीजन टू बिलीव भी. तो यहाँ पर रीजन टू बिलीव फिलहाल तो नहीं है. ठीक है, whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, criminal knowledge or intention को अंडरलाइन करो. is done को अंडरलाइन करो. by several persons, several person को अंडरलाइन करो. each of such persons, हर एक person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner को अंडरलाइन करो, as if the act were done by him alone with that knowledge or intention. अब यहाँ पर वहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रही थी सेक्शन 34 में. When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, यहाँ पर जब क्रिमिनल इंटेंशन बन रही थी, इनकी कॉमन इंटेंशन बन रही थी, तो सबके सभी उस कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में एक्ट कर रहे थे. ठीक है, यहाँ पर वो किस चीज़ पे एक्ट कर रहे हैं? उसी नॉलेज और इंटेंशन के साथ. तो यहाँ पर नॉलेज भी ऐड हो जाती है. is liable for the act in same manner as if the act done by him alone with that knowledge or intention. और अगर वो किसी उसी नॉलेज और इंटेंशन के साथ ऐड हो रहे हैं उस एक्ट में, तो उतनी ही नॉलेज और इंटेंशन को देखते हुए हम उनको उसी तरीके से लायबल ठहराएंगे. ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट समझने के लिए लिख लो सेक्शन 35 के बारे में. अब ये जो इंटेंशन और नॉलेज वर्ड्स दिए गए हैं ना, इसको एक एग्जांपल से समझो. एक गाड़ी है, तेजी से जा रही है. ठीक है, कार है फुल स्पीड पर, और एक बच्चा है जो उस गाड़ी के नीचे आ जाता है. ठीक है, अब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सारे लोग अपने अपने तरीके से, ये जो कार ओनर है सपोज ए, ठीक है, सारे लोग जब ये बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाते तो सब इसे पब्लिक कह लेते हैं. ठीक है, तो ये पब्लिक के जितने भी लोग हैं ये ए को मारने के लिए दौड़ते हैं कि तुम किस तरीके से गाड़ी चला रहे हो. ठीक है, और उसे पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं. अब यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है. ठीक है, पब्लिक है, सब अपने अपने तरीके से ए को मार रहे हैं. कुछ उसे डांट रहे हैं, कुछ उसे लड़ाई कर रहे हैं, कुछ उसे गालियां बोल रहे हैं, कुछ उसको मारने के लिए दौड़ रहे हैं. ठीक है, कॉलर पकड़ रहे हैं उसका. तो हर कोई अपने अपने तरीके से मार रहा है. ठीक है, अब इनमें से एक आदमी है पब्लिक में से, सपोज एक्स शूट्स ए. ठीक है, पब्लिक में से एक इंसान जाकर एक्स को शूट कर देता है. अब यहाँ पर देखो, जो जितने भी बाकी पब्लिक के लोग थे उन्होंने तो ऐसी कोई कॉमन इंटेंशन नहीं बनाई थी कि हम ए की डेथ कॉज कर देंगे. ठीक है, एक्स ने अपनी मर्जी से गोली चलाई है. अब यहाँ पर देखो, सेवरल पर्सन्स हैं. ठीक है, ये सारे सेवरल पर्सन्स सेम एक्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉमन इंटेंशन नहीं है. ठीक है, कॉमन इंटेंशन एब्सेंट है. अब जहां पर इनकी कॉमन इंटेंशन एब्सेंट है वहां पर ये सब के सब इंडिविजुअली लायबल होंगे. ठीक है, अगर पब्लिक में से किसी ने ए को थप्पड़ मारा तो वो सिंपल हर्ट के लिए लायबल होगा. ठीक है, अगर किसी ने कॉलर पकड़े, अगर किसी ने गालियां दी, या अगर किसी ने उसे मारा है जिस वजह से ए के खून भी निकल आया, फिर वो ग्रीवियस हर्ट के लिए भी लायबल होगा. ठीक है, इसी तरीके से जब एक्स ए को शूट कर रहा है तो कॉमन इंटेंशन क्योंकि नहीं है, तो सारी की सारी जितने भी लोग इसे मारने के लिए दौड़े थे
वो सब भी लायबल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। एक्स का ये इंडिविजुअल एक्ट था कि उसने ए को शूट कर दिया, तो इसकी अपनी लायबिलिटी बनेगी मर्डर की, ठीक है, बाकियों की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब अगर कोई ऐसा एक्ट है जहां पर जो पनिशेबल है बिकॉज ऑफ द इंटेंशन और बिकॉज ऑफ द नॉलेज, अगर सारे जो पर्सन्स हैं उस एक्ट क्रिमिनल एक्ट को कमिट करने के लिए दौड़ते हैं और एक पर्सन जो बाद में उनको ज्वाइन करता है, तो उसकी उतनी ही लायबिलिटी होगी जितना कि उसके बाद में ज्वाइन करने से हुई है। जैसे देखो, अगर ए के पीछे बी सी डी पड़े हुए हैं तो बी सी डी से मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन ई बाद में ज्वाइन करता है, ठीक है, तो ई की लायबिलिटी उतनी ही होगी जितनी की बाद में ज्वाइन करने के बाद बननी चाहिए थी, ठीक है। जो बी सी और डी ने ए को नुकसान पहुंचा दिया उसके लिए ई लायबल नहीं होगा, तो यहाँ पर इसकी इंडिविजुअल लायबिलिटी हो जाएगी। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, हमने एक एग्जाम्पल की थी यहाँ पर सिमिलर इंटेंशन वाली, कि अगर ए है उसकी बहुत सारी वाइफ्स हैं, ए है इसकी 3 वाइफ्स हैं और तीनों अपने अपने घरों में हैं, ठीक है, और ए अब्रॉड चला जाता है, बाद में इनको पता चलता है कि ए अब इंडिया आया हुआ है, ठीक है, तीनों को किसी ना किसी तरीके से पता चल जाता है। एक्स भी ए को मार देती है, मारने के लिए जाती है, वाई भी जाती है और जेड भी जाती है, लेकिन इन तीनों ने कोई भी कॉमन इंटेंशन नहीं बनाई, ठीक है, बट इंटेंशन क्या थी, सिमिलर, कि जेड को मारना है। तो जब ये अकेले अकेले एक्ट कर रही हैं लेकिन काम एक ही कर रही हैं, तो वहां पर सिमिलर इंटेंशन आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी एक्ट ये क्या कर रहे हैं, ए को ही मार पीट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, बी अपने तरीके से मार रहे हैं, सी अपने तरीके से मार रहे हैं, डी अपने तरीके से मार रहे हैं और ई बाद में ज्वाइन करके बाद में मार रहे हैं, ठीक है। तो चीज ये एक ही कर रहे हैं लेकिन कॉमन इंटेंशन एब्सेंट है, तो यहाँ पर सिमिलर इंटेंशन आ जाएगी, ठीक है, कि मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ लेकिन इंटेंशन सेम ही थी, सब अपने अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर ये अपने अपने दिमाग से काम करेंगे वहां पे इनकी लायबिलिटी भी इंडिविजुअल होगी। कॉमन इंटेंशन में हमने क्या देखा था कि जब बी सी डी कॉमनली एक ही चीज पर अग्री करके ए पर अटैक करते हैं, तो इनकी चाहे अगर बी ने ए को मारा और सी और डी भी कॉमन इंटेंशन के साथ गए थे, तो सी और डी को भी जो बी ने एक्ट किया है उसी के लिए लायबल ठहराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिमिलर इंटेंशन में ऐसा नहीं होता, वहां पर इंडिविजुअल लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। सेक्शन 35 के आगे आप अपने समझने के लिए ये भी लिख सकते हो कि ब्रैकेट में कि ये सिमिलर इंटेंशन के साथ ही डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 36। Section 36, effect caused partly by act or and partly by omission. Wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. इसमें underline करो, wherever the causing of a certain effect को underline करो, or an attempt to cause, attempt को underline करो, by an act or by an omission, act और omission को underline करो, और उसके बाद it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. तो same offense, partly by act और omission, partly by omission को same offense ही हम मानेंगे, ठीक है। इसकी अगर हम illustration पढ़ें, A intentionally causes Z's death, A Z की death intentionally cause करता है by illegally omitting him to give Z food and partly by beating Z, A has committed murder. तो A जहां पर A की ड्यूटी थी Z को फूड देना और वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, तो वो क्या कर रहा है, इलीगल ओमिशन,
ही वॉज सपोज टू एक्ट बट ही डिड नॉट एक्ट, तो उसने इलीगल ओमिशन की है, ठीक है। तो ए जेड को फूड नहीं देता और उसके बाद इलीगल ओमिशन तो की ही की, उसके बाद इलीगल एक्ट भी किया जेड को बीट करके, मार के, ठीक है। तो इसने, उससे जेड की डेथ कॉज हो गई, तो ए ने मर्डर कमिट किया, ठीक है। अब इसे डायसेक्ट करके पढ़ो, इसके नोट्स में लिखो सेक्शन 36 डील्स विथ बोथ एक्ट एंड ओमिशन। So where a partly act is done and partly omission is done, he will be liable. अब हमने ये भी देखा है कि जो एक्ट है, एक्ट की और ओमिशन की डेफिनेशन में हमने ये देखा था, एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स ओमिशंस, ठीक है। सेक्शन 33 में द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट, तो एक्ट क्या इंक्लूड करता है, सीरीज ऑफ एक्ट्स भी इंक्लूड करता है। As a single act and the word omission denotes as well as a series of omission as a single omission. और हमने ये भी जब हम एक्ट डिस्कस कर रहे थे तो तब हमने ये भी देखा था कि चाहे डेफिनेशन में इतना ही दिया गया है लेकिन इसका मतलब यही है कि एक्ट इंक्लूड, कोई ओमिशन करने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ एक्ट करना ही पड़ता है ना, ऐसे ही तो ओमिशन नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसलिए ये जो एक्ट है ये इंक्लूड करता है ओमिशन को भी। इसकी जो इलस्ट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही पूछी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से सेक्शन के साथ डील करती है। तो सेक्शन 35 जो है, 36 जो है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन लिखो, यही जो हमने अभी डिस्कस किया कि एक्ट कैसे ओमिशन को भी इंक्लूड करता है, तो इसके आंसर में लिखना। अभी इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन लिखो, हाउ डज आईपीसी ट्रीट एक्ट और इलीगल ओमिशन। आंसर में लिखो, इन आईपीसी एन एक्ट एंड इलीगल ओमिशन आर ट्रीटेड साइनोनिमसली, साइनोनिमसली मतलब जिनका सेम ही मीनिंग हो, ठीक है। राइट फ्रॉम सेक्शन 2 which used the word act or illegal omission। तो सेक्शन 2 में भी हमने देखा कि आईपीसी एक्ट और इलीगल ओमिशन को सेम ही तरीके से ट्रीट कर रही है, ठीक है। सेक्शन 2 में हमें इसकी एग्जांपल दिख जाती है और सेक्शन 32 में हमें इसकी एग्जांपल दिख जाती है। सेक्शन 32 which says omissions are equivalent to acts। इसके बाद सेक्शन 33 section 33 which says series of illegal omissions are same as illegal acts, and going further to section 36 which says that the effect of an act and an illegal omission even in the same transaction can be taken as the same। तो वहाँ पर हम आईपीसी में इतने सारे सेक्शंस में देख रहे हैं कि एक्ट और ओमिशन को आईपीसी साइनोनिमसली ही ट्रीट कर रही है, ठीक है। सेक्शन 2 में जहाँ पर वर्ड एक्ट और इलीगल ओमिशन यूज किया गया है, 32 में बताया गया है कि ओमिशंस जो है वो इक्विवेलेंट होंगी एक्ट के। सेक्शन 33 में सीरीज ऑफ इलीगल ओमिशंस को सेम ही बताया गया है एज इलीगल एक्ट्स। और अगर हम सेक्शन 36 में भी जाएं तो इफेक्ट ऑफ एन एक्ट और एंड एन इलीगल ओमिशन वो कह रहे हैं कि सेम ही ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, ठीक है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि एक्ट और इलीगल ओमिशंस को ये एक ही तरीके से आईपीसी ट्रीट कर रही है। इसके बाद सेक्शन 37 में आ जाओ, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स
constituting an offense. When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense. इसमें अंडरलाइन करो, when the offense is committed by means of several acts को अंडरलाइन करो. whoever intentionally cooperates, intentionally cooperate को अंडरलाइन करो. by doing any one of those acts को अंडरलाइन करो. either singly or jointly, singly और jointly को अंडरलाइन करो. with any other person commits that offense. ठीक है, अब इसे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो कोऑपरेशन का ना यहाँ ये जो सेक्शन है बेसिकली कोऑपरेशन के साथ ही डील कर रहा है. तो कोऑपरेशन का बैकग्राउंड जब हम सेक्शन 34 की लैंग्वेज रीड करते हैं तो वहां पर एक्ट की बात की गई है. ठीक है, जब एक एक्ट किया जाता है. कोऑपरेशन पहले इतना यूज नहीं होता था. ठीक है, हम इसे 34 में ही कवर कर लेते थे. जितनी भी जो भी ऐसे इस तरीके के एक्ट्स आते थे हम कोऑपरेशन को और कॉमन इंटेंशन को ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही लेकर चलते थे. ठीक है, पर उसके बाद अभी जब सेक्शन 34 अब हम अगर हम देखें 34 और 37 को तो हम 34 में सेम प्रिंसिपल तो नहीं अप्लाई कर सकते जो हम 37 पर अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो 37 को समझने के लिए एक एग्जांपल देखो. एक जेलर है, उसकी ड्यूटी है 5 दिन के लिए. ए जेलर है, 5 डेज ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है. ठीक है, इसके बाद बी जेलर आता है और वो भी 5 दिनों के लिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है. अब ए जेलर क्या करता है कि ये एक जेड नाम का कैदी है, जेड प्रिजन में है. ए क्या करता है कि जेड को फूड नहीं देता. ठीक है, या इसे ऐसे समझो कि ये जेड को स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन देता है हर रोज. ठीक है, 5 दिन तक देता रहता है. उसके बाद बी आ जाता है ड्यूटी पर तो वो भी ये चीज ही कंटिन्यू करता है. ये भी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन देता रहता है. अब यहाँ पर ए और बी दोनों ने आपस में कोई ऐसी बातचीत नहीं की है कि हम जेड को मारने की कोशिश कर रहे हैं. ए अपना काम साइलेंटली कर रहा है, बी आकर अपना काम साइलेंटली करता रहता है. ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो जेड है जब ए 5 दिन बाद अपनी ड्यूटी से इसको पॉइजन देके चला गया, बी के पॉइजन देने से जेड की डेथ कॉज हो जाती है. ठीक है, अब इनकी लायबिलिटी देखो क्या बनती है. अगर तो यहाँ पे इस केस में अगर तो ए ने बी के साथ बिना किसी कॉमन इंटेंशन के इसे फूड दिया, इसे पॉइजन दिया, तो ए की यहाँ पर जेड को अटेम्प्ट टू मर्डर की लायबिलिटी बनेगी. ठीक है, अगर हम देखें कॉमन इंटेंशन प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो ए इंडिविजुअली लायबल होगा अपने एक्ट के लिए. तो इसने जो एक्ट किया जेड को पॉइजन देने का तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होगा. लेकिन अब बी के पॉइजन देने की वजह से 10वें दिन अगर जेड की डेथ कॉज हो जाती है तो बी पर लायबिलिटी बनेगी मर्डर की. ठीक है, यही डिफरेंस है कॉमन इंटेंशन होने पे और कॉमन इंटेंशन ना होने पे. अगर ए और बी की कॉमन इंटेंशन है, इन केस कॉमन इंटेंशन इन्होंने बनाकर जेड को पॉइजन दिया, तो अगर 5 दिन बाद ए बदल भी जाता है और बी 5 दिन बाद तक उसे पॉइजन देता है और फिर जेड की डेथ होती है तो दोनों ही मर्डर के लिए लायबल होंगे. ठीक है, दोनों की लायबिलिटी सेम ही होगी. अब यहाँ पर अगर इन्होंने कॉमन इंटेंशन बनाई है और ए 5 दिन बाद बदल रहा है,
बी बाद में आता है, तो बी क्या कर रहा है, एक तरीके से ए को कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो बी की कोऑपरेशन के साथ अगर कुछ एक्ट होता है तो बी भी वैसे ही लायबल होगा। सेक्शन 37 में लिखो, इन सेक्शन 37 यहां पर इन्होंने अ एक्ट की बात की है ना। Whenever an offense is committed, an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense. ठीक है। It says, section 37 says that an act may be a cooperative act which may be spread over a long time and which may be now brought about by various accused. When we say a cooperative act को कोर्ट में लिखो, it basically means that it is not important that the act is being done at the same time. अब जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों सेम टाइम पर ही काम करें, हो सकता है ए अपना काम करके निकल जाए और उसके बाद बी अपना काम करे, ठीक है, लेकिन कॉमन इंटेंशन तो इनकी थी, तो कोऑपरेशन में ही ये काम कर रहे थे। अगर कॉमन इंटेंशन है तो कोऑपरेशन में ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मिली भगत के साथ काम कर रहे हैं। सो एक सेकंड में रिपीट कर रही हूँ, दैट इज वाई व्हेन वी से अ कोऑपरेटिव एक्ट इज एक्ट, इट बेसिकली मीन्स दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द एक्ट इज बीइंग डन एट द सेम टाइम। दिस कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अप in the principle of section 34, provided that जितने भी लोग हैं, जैसे यहाँ पर ए और बी इन्वॉल्व हैं, या इसके अलावा अगर और भी लोग हैं, that all the people, यहाँ पर several persons की बात की जा रही है ना, तो सबके सब common intention के साथ काम करें, provided that same intention of all was there. So if a common intention to achieve that goal is there, that goal कौन सा, ऑफेंस कमिट करने का, तो अगर कॉमन इंटेंशन है सबकी, then they will be liable cooperatively. अब जो सेक्शन 37 की इलस्ट्रेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई हैं और थोड़ी सी टेक्निकल हैं। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि ये वाली जो इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं वो सेक्शन 34 में उनको कॉल करवा देते हैं, ठीक है। हमने ऐसा नहीं करना, हमने अगर ये जो 37 के साथ कोई इलस्ट्रेशन डील कर रही है तो उसे हमने सेक्शन 37 में ही रखना है। इलस्ट्रेशन क्या कहती है, ए एंड बी अग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली एंड एट डिफरेंट टाइम्स, गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन। A and B administer the poison according to the agreement. A और B agree करते हैं कि Z को हम मर्डर करेंगे, कैसे, एक साथ और अलग अलग टाइम्स पर, by giving him small doses of poison, तो वो पॉइजन देकर उसे मारना चाहते हैं, ठीक है। A and B administer the poison according to the agreement. A और B ने जिस तरीके से अग्रीमेंट किया था Z को मारने के लिए, उस तरीके से वो Z को धीरे धीरे करके पॉइजन खिलाते जाते हैं, ठीक है। Z dies from the effect of several doses of poison so administered to him. Z मर जाता है वो सारे पॉइजन खाने से। Here A and B intentionally cooperate in the commission of murder. यहाँ पर वर्ड्स को अंडरलाइन करो, intentionally cooperate. तो A और B ने intentionally cooperation के साथ Z को मर्डर किया, ठीक है। And each of them does an act by which the death is caused. They are both guilty of the offense, though their acts are separated. चाहे ए और बी के एक्ट्स सेपरेट थे, चाहे उन्होंने एक साथ काम नहीं किया, लेकिन कोऑपरेशन के साथ काम तो किया। अब जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों एक साथ ही जाकर
Z को एक टाइम पर ही पॉइजन दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि A सुबह पॉइजन दे जाए, B शाम को दे जाए, ठीक है, तो ये भी कोऑपरेशन माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, A and B are joint jailers. A and B are joint jailers, as such have the charge of Z, a prisoner, alternatively for 6 hours at a time. A and B, intending to cause Z's death, knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting, each during the time of his attendance, to furnish Z with food supplied to them for that purpose. Z dies of hunger. Both A and B are guilty of the murder of Z. तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल थी उसमें हमने ये देखा कि ये लोग एक एक्ट कर रहे हैं। एक्ट क्या कर रहे हैं? पॉइजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? इलीगल ओमिशन कर रहे हैं। ये जॉइंट जेलर्स हैं, इनकी ड्यूटी बनती है कि जेड को फूड प्रोवाइड करें, लेकिन ये उसे फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे। जेड अल्टीमेटली डाइज ऑफ हंगर और वो दोनों मर्डर के लिए गिल्टी हैं, ठीक है। इसमें ये जो वर्ड है नोइंगली कोऑपरेट, अब यहाँ पर ऊपर देखो वर्ड्स थे इंटेंशनली कोऑपरेट जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया, यहाँ पर वर्ड्स को अंडरलाइन करो नोइंगली कोऑपरेट। तो वहां पर इंटेंशनली कोऑपरेट मतलब वहां पर भी मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रही है, यहाँ पर नोइंगली कोऑपरेट मतलब यहाँ पर भी मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रही है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल सी, मेंस में ये एग्जाम्पल आ भी चुकी है तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। A jailer has the charge of Z, a prisoner. A, intending to cause Z's death, illegally omits to supply Z with food, in consequence of which Z is much reduced in strength, but the starvation is not sufficient to cause his death. A is dismissed from his office and B succeeds him. B, without collusion, इसमें वर्ड्स को अंडरलाइन करो, without collusion or cooperation with A, illegally omits to supply Z with food, knowing that he is likely thereby to cause Z's death. Z dies of hunger. B is guilty of murder, but as A did not cooperate with B, A is guilty only of an attempt to commit murder. अब यहाँ पर जब मैंने एग्जाम्पल आपको समझाई थी तो मैंने आपको दोनों केसेस बताए थे कि जहाँ पर कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो जाती है वहाँ पर दोनों की लायबिलिटी भी सेम होगी, ठीक है। बट इन केस ए और बी ने आपस में कोई सहमति नहीं जगाई, आपस में इन लोगों ने कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं की, ए जेलर है 5 दिन के लिए ये पॉइजन एडमिनिस्टर कर रहा है, या इस केस में अगर हम देखें तो ये खाना नहीं दे रहा, ठीक है। तो अगर ए 5 दिन के लिए कुछ एक्ट कर रहा है और उसके बाद बी आता है और बी 5 दिन के लिए वही एक्ट करता है, जिस ए के एक्ट की वजह से जेड सिर्फ बीमार हुआ या इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई, ठीक है, लेकिन जो डेथ कॉज हुई वो बी के सब्सिक्वेंट एक्ट की वजह से हुई। अब ए की उतनी लायबिलिटी नहीं बनेगी जितनी बी की बनेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉमन इंटेंशन नहीं थी। अगर कॉमन इंटेंशन होती तो ऐसा होता कि इन दोनों ने कोऑपरेशन के साथ काम किया, ठीक है, तो कोऑपरेशन के साथ काम करने पर फिर इनकी लायबिलिटी दोनों की ही मर्डर की होनी थी, क्योंकि ए ने अलग से काम किया 5 दिन के बाद, हो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि 5 दिन तक वो खाना उसे नहीं देता, उसके बाद बी आकर उसे खाना देने लग जाता, ए का एक्ट पूरा हो ही नहीं पाता, ठीक है। लेकिन इस केस में बी भी क्योंकि वही एक्ट करने लग गया और जेड की डेथ कॉज होगी तो बी ने मेजरली जेड की डेथ कॉज किया, और बी को पता भी था कि जेड इतना कमजोर हो चुका हुआ है कि अब उसकी डेथ कॉज हो जाएगी और मैं जो करने जा रहा हूँ वो एक ऑफेंस है, तो उसने नोइंगली कुछ किया है, ठीक है। तो बी जो है वो मर्डर के लिए लायबल है और ए की कोई भी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये इलस्ट्रेशन है, एज इट इज एग्जाम्स में आई हुई है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब हमने जो भी पढ़ा अब तक उसका थोड़ा सा क्रक्स, और अगर आपको आंसर राइटिंग करनी हो तो वो कैसे करोगे इन सारे सेक्शंस पर, उसके लिए आप थोड़ा सा एक आंसर फ्रेम करो। पर उससे पहले आप एक क्रक्स में लाइन लिखो, द मोमेंट देयर इज अ मीटिंग ऑफ माइंड्स, कॉमा, फ्यूजन ऑफ आइडियाज, कॉमा, प्रायर कॉन्सर्ट, हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जैसे कॉन्सर्ट में
सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑफेंस भी कॉन्सर्ट की तरह ही है, जहां पर एक एक एक्यूज्ड अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए प्रायर कॉन्सर्ट इसे नाम दिया गया। प्रायर कॉन्सर्ट कॉमा ईच पर्सन बिकम्स लायबल फॉर द एक्ट एज इफ ही हैड डन इट अलोन। तो जिस मोमेंट पर मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाएगी, फ्यूजन ऑफ आइडियाज हो जाएंगे, आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पर प्रायर कॉन्सर्ट हो जाएगा कि किसने क्या क्या रोल प्ले करना है, वहां पर हर एक पर्सन लायबल हो जाएगा उस एक्ट के लिए जो एज इफ उसने वो एक्ट अकेले ही किया हो, ठीक है। अगर यहाँ पर ए और बी दोनों की कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो जाती है, दोनों की प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स थी, तो अगर ये जेड का मर्डर करते हैं तो ये ऐसे माना जाएगा कि ए ने अकेले ने जेड का मर्डर किया है और बी ने अकेले ने जेड का मर्डर किया, तो दोनों की लायबिलिटी सेम ही होगी, ठीक है। अब लिखो कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव एक्ट क्या होता है। अ कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव एक्ट इज वन in which there is a meeting of minds, fusion of ideas और prior consult, जो भी हमने ऊपर वर्ड्स लिखे, is one in which there is a meeting of minds, fusion of ideas or a prior consult, full stop. In other words, where there is the principle of सेक्शन 34 इज इम्पोर्टेड। तो कोऑपरेशन बेसिकली क्या मतलब कर रहा है, मतलब क्या बता रहा है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 34 है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 34? कॉमन इंटेंशन का, मीटिंग ऑफ माइंड्स का, ठीक है। तो कोऑपरेशन भी हम मीटिंग ऑफ माइंड्स में ही इंक्लूड करेंगे। एज गिवन बाय सेक्शन 35, इफ एन एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स एंड देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, then each person is liable for his own act, comma, for that intention or knowledge with which he has done his act. सो सेक्शन 35 में जैसे दिया गया है, अगर एक एक्ट सेवरल पर्सन्स के द्वारा किया जाता है और अगर वहां पर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है तो हर एक पर्सन अपने अपने एक्ट के लिए लायबल होगा, ठीक है। तो उतनी ही इंटेंशन और उतनी ही नॉलेज के लिए वो लायबल होगा जितनी कि उस नॉलेज से उसने एक्ट किया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल देखो, सेक्शन 38 पढ़ते हैं अब हम। Persons concerned in criminal act may be guilty of different offences where several persons are engaged or concerned. Several persons को underline करो। Persons are engaged or concerned को underline करो। In the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences. Different offences को underline करो। by means of that act, ठीक है। ये इसकी इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आई हुई है, 10 मार्क्स पर इसका आपको फुल क्वेश्चन भी मिल सकता है, ठीक है। ए अटैक्स जेड, इलस्ट्रेशन 38 सेक्शन की। ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder. B, having ill will towards Z and intending to kill him and not having been subject to the provocation assists A in killing Z. Here though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम बहुत डिटेल में करेंगे। इसके बाद मेरे को आपको एक दो एग्जाम्पल्स और करवानी है जहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल जाए कि
क्यों हम कहीं कहीं पर कॉमन इंटेंशन को लेकर चलते हैं, कहीं कहीं पर किसी दोनों को लायबल ठहराते हैं, और क्यों कहीं कहीं पर हम अलग अलग सेपरेटली लायबल ठहराते हैं। वैसे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में। तो जहाँ पर सिमिलर इंटेंशन होगी वहाँ पर इंडिविजुअली लायबल होंगे, और जहाँ पर कॉमन इंटेंशन के हमें इंग्रेडिएंट्स दिख गई या हल्की सी झलक दिख गई तो वहाँ पर हम सबकी लायबिलिटी एक जैसी ही ठहराएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 38 की इलस्ट्रेशन और इसके साथ ही एक और मिलती जुलती इलस्ट्रेशन है जो इम्पॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, इसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्पिरेसी से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जितने भी हमने सेक्शंस किए हैं और जितने भी सेक्शंस इसके साथ 34 के साथ रिलेटेड हैं, उन सब सेक्शंस को ध्यान से पढ़ना और सारी रिवीजन करना और देखने की कोशिश करना कि कैसे 34, 35, 36, 37 हर एक का इंडिविजुअल अपनी अपनी पहचान है, हर एक सेक्शन एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो कौन से इलस्ट्रेशन को कौन से केस में फॉल करवाना है, कौन से प्रोविजन में फॉल करवाना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे।